हेलो एवरीवन। तो अगला चैप्टर जो हम देखने वाले हैं वो इकोसिस्टम है। नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोसिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दो सवाल आप नीट एग्जाम में इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इकोलॉजी का वेटेज हमेशा से नीट एग्जाम में ज़्यादा रहा है। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं। छोटा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम क्या है भैया? इट इज़ एन फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर where living organism interact with each other and their physical environment। तो ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के चीज़ों से इंटरेक्ट करता है, जो बायोटिक फैक्टर्स है, और फिजिकल इन्वायरमेंट से भी अट्रैक्ट करता है, जो ए बायोटिक फैक्टर है। ठीक है। टर्म इकोसिस्टम किसने दिया है? टर्म इकोसिस्टम टैंसले भाई साहब ने दिया, और इस पे नीट में सवाल भी आया हुआ है, तो इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करते हैं। कैसा कैसा इकोसिस्टम है? तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जमीन पे जो इकोसिस्टम है दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसमें आ गया आपका फॉरेस्ट, ग्रास लैंड और डेजर्ट। दूसरा आपका होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपका पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्चुरी आ गए आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम में। और तीसरा होता है जो मैन मेड इकोसिस्टम है, जहाँ पे कांस्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, तो उसको हम मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं। और जहाँ पे आ गया क्रॉप फील्ड्स और एक्वेरियम एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मैन मेड इकोसिस्टम का। ठीक है। इंटायर बायोस्फीयर जो है आपका, इसको हम एक ग्लोबल इकोसिस्टम बोल सकते हो। तो इंटायर बायोस्फीयर इज रिगार्डेड एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। ठीक है। इन एन इकोसिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट एज अ यूनिट। तो इकोसिस्टम में दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, बायोटिक का भी और एबायोटिक का भी इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है। नाउ देर आर टू मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम। कौन कौन सा है सर? एक है तुम्हारा स्पीसीज कंपोजिशन, कि कितने तरह के स्पीसीज हैं, और स्ट्राटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, कहाँ पे कौन सा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम स्ट्राटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन है एन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव स्पीसीज कंपोजिशन। तो जितने नंबर ऑफ स्पीसीज बता दिए तो वो स्पीसीज कंपोजिशन बता दिया। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, फूड चेन में कहाँ पे है, उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन बोल देंगे। जैसे तुम देखो, हर्ब्स सबसे नीचे होगा ग्रास, उसके ऊपर श्रब्स होगा, और सबसे ऊपर के लेवल पे क्या होगा? ट्री। तो इसी को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, जिस पे सवाल आया हुआ है। ठीक है। शुरुआत करते हैं हम एक्वाटिक इकोसिस्टम से। तो सबसे पहले देखो पॉन्ड का इकोसिस्टम। तो पॉन्ड क्या भैया? इट इज अ शैलो सिंपल सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी दैट एग्जिबिट्स ऑल द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। क्या? पहले एबायोटिक कंपोनेंट में क्या हो गया? वाटर और सॉइल। क्लाइमेटिक कंडीशन में सोलर इनपुट आ रहा है, इसको टेम्परेचर आ रहा है, और डे का लेंथ कितना है उस पर आ रहा है। ऑटोट्रॉपिक कंटेंट में क्या है? फाइटोप्लैंक्टन आपका। फिर उसके बाद फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड और मार्जिनल प्लांट्स। ठीक है। कंज्यूमर्स में क्या आ जाएगा सर? जू प्लैंक्टन। और डिकम्पोजर्स में तुम्हारा फंगाई वगैरह आ जाएगा, है ना। जू प्लैंक्टन किसको खाएगा? जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा, और जू प्लैंक्टन को मछली खाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात की। ठीक है। अच्छा, पॉन्ड परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। क्या भैया? पहला कि कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल यूजिंग सोलर एनर्जी, फोटोसिंथेसिस की मदद से वो खाना बना दे रहा है। ठीक है। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स बाय हेट्रोट्रॉप्स, फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खा रहा है। और लास्ट में जब सब मर गया तो इसका डीकम्पोजिशन हो रहा है, और वो एनर्जी फिर से वापस ऑटोट्रॉप के पास जा रहा है। मतलब ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल, आर्टिफिशियल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। ठीक है सर। चार बेसिक कंपोनेंट होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। क्या क्या है सर? पहला है प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा है डीकम्पोजिशन। तीसरा है एनर्जी फ्लो। और चौथा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं सबसे पहला। ठीक है। प्रोडक्टिविटी, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको प्रोडक्टिविटी कहेंगे। तो सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। बट बट आप अगर 500 मीटर जमीन के नीचे जाए डेप्थ में, तो यहाँ पे नो सोलर एनर्जी है, तो यहाँ पे कहाँ से एनर्जी आएगा? तो इस केस में हाइड्रोथर्मल वेंट से तुम्हारा एनर्जी देने का काम करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं जो एनर्जी का काम करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए
तो क्या है सर प्रोडक्टिविटी? इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या कर सकते हैं, ग्राम पर मीटर पर ईयर या कैलोरी पर मीटर पर ईयर। तो इसको हम बायोमास कहते हैं। ठीक है, दो तरह का प्रोडक्टिविटी आपको देखने को दिखेगा। एक दिखेगा जीपीपी जिसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और दूसरा दिखेगा एनपीपी जिसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसमें कुछ अमाउंट प्लांट यूटिलाइज कर देते हैं, तो जितना बचा कंज्यूमर्स के लिए उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। दोनों पे सवाल आया हुआ है। तो जितना खाना प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है वो हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उस प्रोड्यूस में से रेस्पिरेशन के कारण जो प्लांट ने यूटिलाइज कर दिया और जितना बच गया वो हो जाएगा आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स। तो ये तुम्हारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। याद रखिएगा, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। हमेशा जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन एनपीपी। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूसर बनाया और जो कंज्यूमर बनाया वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। क्लियर है? इस पे जीपीपी एनपीपी पे सवाल आता है तो देख लो। ठीक, दूसरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। क्या सर? तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय डीकम्पोजर्स इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। याद रखिएगा, इट इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। जहां ऑक्सीजन कम होगा वहां पे डीकम्पोजिशन का रेट कम होगा। क्या क्या प्रोसेस होता है भैया? तो रॉ मैटर फॉर डीकम्पोजिशन इज कॉल्ड डेट्रिटियस। ड्राई लिटर को डेट्रिटियस कहते हैं। ठीक है, डेड प्लांट रिमेन्स को या डेड एनिमल रिमेन्स को हम डेट्रिटस कहते हैं। ड्राई लिटर जो भी कूड़ा है उसको हम डेट्रिटस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज फ्रैगमेंटेशन। क्या हो रहा है सर फ्रैगमेंटेशन में? तो फ्रैगमेंटेशन में जो डेट्रिटस है इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्रिटिवोर्स। तो डेट्रिटस को जो ब्रेकडाउन करेगा डेट्रिटिवोर, डेट्रिटस को खाने वाला। तो जो ड्राई लिटर था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा किसने? डेट्रिटिवोर ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा क्या? लीचिंग। अब मान लो कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, जो जो इनऑर्गेनिक सॉल्युबल न्यूट्रिएंट जो पहले से थे उसके अंदर, तो वो जो इनऑर्गेनिक सॉल्युबल न्यूट्रिएंट थे वो सॉइल में बह के चले जाएंगे नीचे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या हुआ? डेट्रिटस टूटा छोटे छोटे टुकड़ों में। लीचिंग में क्या हुआ कि जो ऑलरेडी सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट थे वो जमीन के अंदर चले गए। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है सर दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ कि डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम। तो तुम्हारा कैटाबॉलिज्म में डीकम्पोजर्स का रोल आ जाता है। किसका? डी कंपोजर्स का रोल आ जाता है। ठीक है, अब ये तीन प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है ना? ठीक है, ठीक है सर। अगला क्या होगा सर? अगला होगा ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा सर कि एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो लेटर था, जो डेट्रिटस था मेरा, वो मिट्टी के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है? एक डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस बनाता है। अब ये जो ह्यूमस है इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। क्यों भैया? क्यों रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन? क्योंकि मिट्टी के साथ मिल गया तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता। तो इसका जो डीकम्पोजिशन होता है वो बहुत स्लोली होता है। तो ये रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है। मान लो कि अगर डिकम्पोजिशन रेट बहुत जल्दी हो जाएगा तो फटाफट डिकम्पोजिशन होगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट चला जाएगा, उसके बाद रिजर्वायर की तरह काम नहीं करेगा, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट नहीं आ पाएगा। तो ह्यूमिफिकेशन होने से क्या होता है, ह्यूमस बनने से क्या होता है कि धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है, तो सॉइल को धीरे धीरे न्यूट्रिएंट मिलते रहता है, तो लंबे ड्यूरेशन तक सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। और आखिरी स्टेप होता है दैट इज मिनरलाइजेशन। तो क्या हुआ? इट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट
ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमंस बाय सम माइक्रोब्स। तो अब जो मिनरल प्रोड्यूस हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। आप देखिए कितना सवाल आया सिर्फ इस टॉपिक से, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, क्या हुआ सबसे पहले, कोई एक मेरा मान लो कि ड्राई लिटर था। अगर मान लो कि मैं स्टोरी के फॉर्म में बताऊं तो बहुत सिंपल सा चीज़ है कि मान लो एक लाश है, ठीक है, इस लाश के पहले टुकड़े किए अर्थवर्म ने, ठीक है, उसके बाद बारिश हो रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो जो इसके सॉल्युबल पार्ट थे वो मिट्टी में चले गए, इसको हमने कह दिया लीचिंग। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस पर बैक्टीरिया का काम किया, मतलब बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर दिया, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसके बाद ये लास्ट थोड़ी मिट्टी में लपेट गई, तो इसका कुछ ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस बना दिया, तो ह्यूमिफिकेशन हो गया। और जब ह्यूमस डिग्रेड हुआ तो मिनरलाइजेशन हुआ, और ये मिनरल तुम्हारा सॉइल में जाएगा, जिसको फिर से प्लांट ले लेगा। ठीक है सर, तो ये तुम्हारा आ गया डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जिस पर सवाल आता है क्या, कि अगर वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट है तो यहाँ पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है, वार्म ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। तो तुम देखोगे कि तुम ठंडी में कभी कभी देखोगे कि जो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे कुछ लाश मरा हुआ है, ठीक है, तो वो वैसा का वैसा ही वहाँ रह गया, उसको कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रखिएगा कि टेम्परेचर, वार्मथ और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है। ठीक, इधर बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन में, तो अगर डेट्रिटियस लिग्निन और काइटिन में रिच है तो स्लो रेट होगा, और अगर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में रिच है तो रेट ज़्यादा होगा। क्यों भैया, नाइट्रोजन जल्दी डिजॉल्व होगा, लिग्निन और काइटिन में कुछ है नहीं, तो वो डिजॉल्व होने में टाइम लगेंगे, तो इस केस में तुम्हारा डिकम्पोजिशन रेट ज़्यादा और कम होगा। तो लिग्निन काइटिन में डिकम्पोजिशन रेट कम होगा, नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है तो उसमें डिकम्पोजिशन रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, दैट इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो कैसे होता है भैया, सन से एनर्जी आता है, तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल सिस्टम, वहां पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स काम करता है। ठीक है, अच्छा, of the total incident solar radiation, less than 50% is photosynthetically active radiation। तो 50% जो है इसका वो है पार, जिसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करा सकता है। एंड इस पार का 2 से 10% इज यूज बाय प्लांट। तो तुमको सवाल एक इस तरह से पूछ दिया जाता है कि सर इंसिडेंट लाइट का कितना, तो इंसिडेंट लाइट का अगर पूछे तो 1 से 5% इज यूज बाय प्लांट, बट अगर पार का पूछे तो 2 से 10% इज यूज बाय प्लांट, क्योंकि अगेन वही इंसिडेंट लाइट का 50% फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, तो यही वाली बात यहाँ पे। ठीक है, तो प्लांट कैप्चर 2 to 10% ऑफ आर दिस एनर्जी सस्टेन्स द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इकोसिस्टम ओबेस लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब इसको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए तभी चलेगा। ठीक है, एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, याद रखिएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर, और टर्शरी कंज्यूमर से टॉप कार्निवोर पे ही जाता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या है सर, सो दीज आर ऑर्गेनिजम्स दैट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, उसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर तुम देखोगे तो प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन और एल्गे हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर इज आइदर पास ऑन टू अ कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई, तो या तो प्लांट को कोई खा लेगा या प्लांट खुद मर जाएगा, तो फिर डिकम्पोजिशन साइकिल में वो चला जाएगा। ठीक है सर, कंज्यूमर की बात करेंगे तो जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पे फूड के लिए उसको कंज्यूमर कहेंगे। तो जैसे प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली प्लांट खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर
जो हर्बीवोर्स को खाता है तो वो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है। टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं तो अगेन वो भी इनडायरेक्टली प्लांट पे एसोसिएटेड है ना। सिंपल सा चीज़ है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाया, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाया, और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर खाया। ठीक है। तो जैसे मान लो प्रोड्यूसर घास है, घास कौन खाया, बकरी। बकरी को कौन खाया, तुम्हारा वो खा लो, पकड़ लो कि हमने खा लिया, है ना। हमें कौन खाया, हमें शेर ने खा लिया। तो वैसे करके तुम्हारा बन जाता है फूड चेन। ठीक है। तो द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ फूड चेन। तो दो तरह का फूड चेन हमको देखने को मिलता है। एक को हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या हो रहा है भैया, कि देखो यहीं पे सिंपल, ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, गोट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और हमने उसको खाया, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। दूसरा जो होता है सर, उसको हम कहते हैं डेट्रिटियस फूड चेन। डेट्रिटियस फूड चेन कहाँ से शुरू होता है सर, इट स्टार्ट्स विथ अ डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इट बिगिंस विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो हियर द प्राइमरी कंज्यूमर फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज डेट्रिटियस। ठीक है। डेट्रिटियस इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स सच एज फंगाई एंड बैक्टीरिया। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम जो ब्रेक डाउन कर देता है डेट्रिटियस को इनऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो कंडक्ट ऑफ एनर्जी होता है वो किसके थ्रू होता है, जीएफसी के थ्रू। क्यों भैया, पानी है, डीएफसी ज़्यादा काम नहीं करता। बट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा एनर्जी कैसे फ्लो होता है, डीएफसी के थ्रू होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिए कि इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी इज थ्रू जीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन, बट इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी इज थ्रू डीएफसी। ठीक है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। ठीक है। और अगर ऐसे इंटर कनेक्शंस होते हैं तो इसको हम फूड वेब कहते हैं, है ना। जैसे बकरी को तो शेर भी खा सकता है, बकरी को हम भी खा सकते हैं। तो ये इंटर कनेक्शन जो होता है उसको फूड वेब कहते हैं। ठीक है। अ स्पेसिफिक प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। जैसे प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया, और टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो गया। जनरली 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल का ही फूड चेन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि एनर्जी ऊपर जाते जाते कम होते जाता है। ठीक है। तो देखिए, तो ऐसा है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज प्रोड्यूसर्स, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इज हर्बीवोर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज कार्निवोर, एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज टॉप कार्निवोर। ठीक है। तो यही वाली बात है। तुम देख लो, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर। अब देख लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। क्या भैया, पहला, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर जाते जाते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज इट बिकम्स डेड बायोमास, या इसको डेट्रिटस कहते हैं। इट इज द एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोज। तो मतलब अगर ग्रेजिंग फूड चेन खत्म हो रहा है तो डेट्रिटियस फूड चेन स्टार्ट हो जाएगा। तो डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट द डेट्रिटियस फूड चेन। ठीक है। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड्स ऑन दोज एट लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल को खा के एनर्जी उसको मिल रहा है। ठीक है। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, इसको स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है एक ट्रॉपिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। और अगर हम उसका इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करेंगे तो उसको हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा, स्टैंडिंग स्टेट। तो अगर ऑर्गेनिक मटेरियल है तो स्टैंडिंग क्रॉप है, और अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल है तो स्टैंडिंग स्टेट है। ठीक है। बायोमास ऑफ अ स्पीसीज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। ड्राई वेट ज़्यादा एक्यूरेट है, याद रखिएगा। ड्राई वेट
ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर तो आगे पीछे वेरी कर सकता है। ठीक है। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन जीएफसी इज रिस्ट्रिक्टेड एज इट फॉलोज द 10% लॉ। इसको लिंडरमैन लॉ कहते हैं। ठीक है। क्या होता है सर 10% लॉ? तो ये कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। ठीक, इसीलिए जैसे जैसे ऊपर के लेवल पे आप जाओगे तो वहाँ जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है वो कम ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। तो यही देखो यहाँ पे, तो जैसे जैसे तुम ऊपर ऊपर जाओगे, देखो मान लो अगर 100% एनर्जी था यहाँ पे, तो यहाँ पे 10% आया, यहाँ पे 1% और यहाँ 0.1% हो गया। तो ऊपर ऊपर तक जाते जाते जो एनर्जी लॉस है वो बढ़ता जाता है और सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे तुम्हारा जो ये है कम हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड का। तो क्या भैया, इसको हम एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे है ना, एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। क्या भैया, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड चेन इन फॉर्म ऑफ अ पिरामिड इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है। बेस जो पिरामिड का होगा वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, दैट इज प्रोड्यूसर। एपेक्स जो होगा वो टॉप कार्निवोर का होगा, दैट इज टॉप कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर। तीन तरह का पिरामिड हम देखेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है, तो उसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। डिफरेंस आता है पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास में। ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर देखो, पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम का अपराइट है कि नहीं? तो देखो सबसे ज़्यादा घास होगा तो प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया जो रैबिट वैबिट हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया वुल्फ वगैरह, और टर्शरी कंज्यूमर हो गया शेर। तो जैसे जैसे ऊपर गए पिरामिड ऑफ नंबर पतला होता गया है ना, तो प्रोड्यूसर की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा है? अपराइट। बट अगर तुम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करोगे तो तुम देखोगे पेड़ का आबादी सबसे ज़्यादा है ना तुम्हारा। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो तुम्हारा स्पिंडल शेप्ड होता है। कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड होता है ये। या ट्री इकोसिस्टम में तुम जाओगे तो यहाँ पे अगर इन्वर्टेड होगा, पैरासिटिक फूड चेन में भी इन्वर्टेड होगा। फूड चेन में इन्वर्टेड होगा। अब देखो कैसे होता है, समझो। अगर मान लो ट्री की बात करें तो पेड़ एक है, एक ही पेड़ हुआ ना, इस पेड़ पे छोटे बर्ड्स हैं और इस पेड़ पे फिर बड़े बर्ड्स हैं। ठीक है। तो मान लो ये ट्री है, ये स्मॉल बर्ड है और ये लार्ज बर्ड है। तो ये स्पिंडल शेप्ड हो गया। ठीक है। बट वही दूसरा केस अगर मैं मान लूँ कि ये ट्री है, ये स्मॉल बर्ड है और इस स्मॉल बर्ड को खाने वाला पैरासाइट है, इसको पैरासिटिक फूड चेन या ऑक्सिलरी फूड चेन कहते हैं। तो ट्री, ये स्मॉल बर्ड और ये पैरासाइट सबसे ज़्यादा होगा, तो ये तुम्हारा ऑक्सिलरी फूड चेन कहते हैं इसको, ऑक्सिलरी फूड चेन, या इसको हम पैरासिटिक फूड चेन कहते हैं। तो ये क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया। ये क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया। तो पिरामिड ऑफ नंबर ट्री इकोसिस्टम और पैरासिटिक फूड चेन में इन्वर्टेड होता है, बाकी तुम्हारा कैसा है? बाकी तुम्हारा पिरामिड ऑफ नंबर जो है अपराइट रहता है। ठीक है। दूसरा आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जब आप देखेंगे तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास आपको देखने को मिलता है किसमें? एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो ग्रासलैंड में अपराइट रहेगा, बट अगर आप एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखेंगे तो आपको पिरामिड ऑफ बायोमास जो है
वो इन्वर्टेड देखने को मिलेगा। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास आपका कैसा है सर? इन्वर्टेड है। ठीक है सर। एग्जाम्पल जैसे इन्वर्टेड पिरामिड देखो क्या, इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, ये तुम्हारा पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिश एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। बट अगर हम बात करें कि पिरामिड ऑफ बायोमास लेक में, बायोमास अगर हम लेक में बात करें तो लेक में तो बड़ी मछलियां है नहीं। तो अगर मान लो यहाँ पे आ गया फाइटोप्लैंक्टन सबसे कम, फिर उसके बाद तुम्हारा जू प्लैंक्टन, फिर उसके बाद तुम्हारा स्मॉल फिश, और उसके बाद फिर तुम्हारा लार्ज फिश। तो लेक में कैसा हो जाएगा? स्पिंडल शेप्ड हो जाएगा, क्योंकि लेक में बहुत बड़ी शेप फिश नहीं है। ठीक है, तो स्मॉल फिश और लार्ज फिश। तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास का हो गया। ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट रहता है, तो उसमें कुछ देखना ही नहीं। तो एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है। ठीक है सर। तो जैसे देखो 10,000 गया, 10,000 का 10% गया, फिर 10% गया, फिर 10% गया। तो हमेशा जैसे सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो क्या हो गया? पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट ही रहेगा, ऊपर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो कम ही रहेगा। ठीक है। एन्यू कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट ऑफ बायोमास और नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ द ट्रॉपिक लेवल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम पिरामिड ऑफ नंबर या ये बनाते हैं तो हम सब ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताए, द ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज एज सच। ये फंक्शनल लेवल पे मतलब बहुत सारे स्पीसीज एक ट्रॉपिक में आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अ गिवन स्पीसीज मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन अ सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। ठीक है। जैसे स्पैरो प्राइमरी कंज्यूमर है जब सीड खा रहा है, और सेकेंडरी कंज्यूमर है जब इंसेक्ट या वर्म खा रहा है। ठीक है। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल पिरामिड्स आर अपराइट, प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर। ठीक है। बट कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने आपको बता दिया। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि हमेशा कम एनर्जी ट्रांसफर होता है ऊपर के कंजिक्यूटिव पिरामिड में। ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड का? पहला, इट डज नॉट कंसिडर द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल्स। अब यही वाली बात है कि अगर एक स्पीसीज दो से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पे है तो उसको एक ही ट्रॉपिक लेवल में कंसिडर करते हैं, पहला। ठीक है। दूसरा, ये एज्यूम करता है कि फूड सिंपल चेन में, फूड वेब को नहीं लेता। ठीक है। और तीसरा, सैप्रोफाइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोलॉजिकल पिरामिड। तो याद रखिएगा डेट्रिटियस वाले जो सैप्रोफाइट्स हैं उसको इकोलॉजिकल पिरामिड में नहीं डाला जाता है। तो दे प्ले अ वेरी पिवटल रोल। तो अगर तुमसे ऐसा पूछ दे कि तुमने दही खाई, तुमने कर्ड खाया, तो तुम कौन से कैटेगरी में आओगे? तो देखो, प्रोड्यूसर क्या हुआ? घास। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर क्या हुआ? गाय। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा होता? जो मिल्क को खाया, जो दैट इज बैक्टीरिया। बट हम बैक्टीरिया लेते नहीं है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो गया? सीधे तुम हो गया, तुम सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो यही कह रहा है कि सैप्रोफाइट्स डिकम्पोजर्स को फूड चेन का हिस्सा नहीं बनाया जाता। पैरासाइट्स फूड चेन का हिस्सा है, बट सैप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स आपके फूड चेन का हिस्सा नहीं है। ठीक है। चलो, तो आपका चैप्टर द एंड हो गया। इकोलॉजिकल सक्सेशन आपके सिलेबस में है नहीं तो आपको उसको पढ़ना नहीं। तो फटाफट इसके भी पीवाईक्यू सॉल्व करो। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन पे आता था, इस बार आपको ज़्यादा क्वेश्चन इकोलॉजिकल पिरामिड, प्रोडक्टिविटी, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, मिनरलाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन वाले पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो छोटा चैप्टर है, ज़्यादा मार्क्स देके जाएगा, तो इस चैप्टर को फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।